So what is management accounting? Management accounting is what? Any form of accounting which enables a business, to be conducted more efficiently can be regarded as management accounting. Remember it. Any form of accounting which enables a business to be conducted more efficiently can be regarded as मैनेजमेंट अकाउंटिंग. आप कोई भी अकाउंटिंग फॉलो करो जो बिजनेस को इनेबल करेगा, टू बी कंडक्टेड मोर एफिशिएंटली, बिजनेस कंडक्ट होगा मोर एफिशिएंटली, ऐसे फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग को आप बोलोगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग. बराबर है. जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको देयर आर सो मेनी अकाउंटिंग. जैसे आप रेशियो एनालिसिस करते हो. अब वो रेशियो एनालिसिस आपको क्या करता है? आपको हेल्प करेगा डिसीजन मेकिंग. रेशियो एनालिसिस आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा. रेशियो एनालिसिस आपको इंटरप्रिटेशन करने में हेल्प करेगा. आपको वर्टिकल बैलेंस शीट है, वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट है, उससे आपको डिसीजन मेकिंग आप कर सकते हो, इंटरप्रिटेशन कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो. बराबर है. सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प्स इन एनालिसिस, हेल्प्स इन मेकिंग एनालिसिस. बराबर है. एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, मालूम पड़ा कि नहीं? सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमेशा याद रखना, इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर टेकिंग डिसीजंस. एनालिसिस करने के लिए, इंटरप्रिटेशन करने के लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. That is why any form of accounting which enables a business to be conducted more efficiently can be regarded as management accounting. और management accounting हमेशा याद रखो aims at what? Analyze and interpret accounting information. मैनेजमेंट अकाउंटिंग से आप एनालिसिस कर सकते हो, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का इंटरप्रिटेशन कर सकते हो. समझे कि नहीं? कैश फ्लो स्टेटमेंट है आपके पास, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट वो आपको हेल्प करेगा डिसीजन मेकिंग में कि कैसा कैश फ्लो हो रहा है, क्या कैश का मूवमेंट है. मालूम पड़ा? ये जितने भी अकाउंटिंग है, ऐसे फॉर्म्स के रेशियो एनालिसिस करना, बराबर है, रेशियो एनालिसिस करना, वर्टिकल बैलेंस शीट का रीडिंग, वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस का रीडिंग, बराबर है, ये सब आपको एनालिसिस करने में हेल्प करेगा, इंटरप्रिटेशन में हेल्प करेगा. एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन क्या बेटा? इट विल बी हेल्पफुल इन मेकिंग एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, डिसीजन मेकिंग में. ये सब आपको हेल्प करेगा. वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो है, कैसे आप वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट करोगे, एवरीथिंग. सो हमेशा याद रखना, कोई भी फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग आप कर रहे हो जो आपके बिजनेस को क्या करेगा बेटा? बिजनेस को हेल्प करेगा ताकि आपका बिजनेस मोर एफिशिएंटली कंडक्ट हो. दैट इज व्हाट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, राइट? वो आपके बिजनेस को हेल्प कर रहा है ताकि आपका बिजनेस अच्छे से मोर एफिशिएंटली कंडक्ट हो सके. ऐसा कोई भी फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग हो, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, याद रखना. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए. किसके लिए बेटा? डिसीजन मेकिंग. और डिसीजन मेकिंग करने के लिए आपको एस्टिमेशन फॉलो करना पड़ता है, एवरीथिंग. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. बराबर है. आपने वर्टिकल बैलेंस शीट बनाया, वर्टिकल बैलेंस शीट से आप एनालिसिस कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो, ट्रेंड्स देख सकते हो कि भाई मेरे बिजनेस में क्या ट्रेंड्स हो रहा है, क्या असेट्स का ट्रेंड्स क्या है, लाइबिलिटीज का ट्रेंड्स क्या है. कंपैरिजन कर सकते हो, पहले असेट्स कितना था, अब कितना है, पहले लाइबिलिटीज क्या थी, अब क्या है, पहले प्रॉफिट्स कितना था, इस साल कितना है, एवरीथिंग. सो ये सब मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको हेल्प करेगा इन मेकिंग एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, बराबर है, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. सो याद रखना बेटा, क्या हो गया मैनेजमेंट अकाउंटिंग? शॉर्ट एंड स्वीट, एनी फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग which enables a business to be conducted more efficiently can be regarded as management accounting. And management accounting aims to analyze and interpret what? Accounting information. Simple. तो ये बेटा सबके माइंड में रहना चाहिए. मीनिंग सबके माइंड में ये मीनिंग फिक्स होना चाहिए. व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग? एनी फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग which enables a business to be conducted more efficiently can be regarded as management accounting. ये माइंड में फिक्स हो जाना चाहिए. ये जो मीनिंग है वो सबके माइंड में फिक्स होना चाहिए. जो भी मीनिंग डेफिनेशन है एकदम प्रॉपर परफेक्टली माइंड में फिक्स कर लो. बराबर है क्या? एनी फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग which enables a business to be conducted more efficiently can be regarded as management accounting. Clear? और मैनेजमेंट अकाउंटिंग aims to what?
एनालाइज एंड इंटरप्रेट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, रिमेंबर इट। अब बेटा वर्टिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देखो सबसे मेन क्या है वर्टिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको पता ही है, बैलेंस शीट है और प्रॉफिट एंड लॉस है। तो देखो अब उसमें एनालिसिस करने के लिए वर्टिकल बैलेंस शीट है पहला, सबसे फर्स्ट क्या है बेटा वर्टिकल बैलेंस शीट, और सेकंड वन इज व्हाट वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जिसको आप वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट बोलोगे, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट बोलोगे, लाइक दैट। ठीक है, तो वर्टिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पहला क्या बेटा वर्टिकल बैलेंस शीट, और सेकंड क्या है वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट और वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, या फिर आप बोल सकते हो इसको वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट, याद रखना। सो वर्टिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या हो गया वर्टिकल बैलेंस शीट एंड वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, जिसमें से आपको सबसे फर्स्ट स्टडी करना है व्हाट वर्टिकल बैलेंस शीट। अब वर्टिकल बैलेंस शीट का बेटा एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट आपको याद रखना है। तो चलो पहले वर्टिकल बैलेंस शीट में देखो, वर्टिकल बैलेंस शीट में सबको पता है लाइबिलिटीज और असेट्स होते हैं आपके। अब देखो यहाँ क्या बेटा वर्टिकल बैलेंस शीट में सबसे पहले आपको क्या देखना है सोर्सेज ऑफ फंड्स, आपके पास फंड कहां से आ रहे हैं, सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या है भाई, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपने कहां से पैसा जमा किया है, सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या है, सबसे पहले तो वही चाहिए ना बेटा। सोर्सेस क्या है, फंड्स का सोर्सेस क्या है, या तो आपने अपना खुद का पैसा लगाया होगा, या तो आपने क्या लिया होगा लोन लिया होगा, राइट राइट। अगर आपको 10 करोड़ की रिक्वायरमेंट है बिजनेस के लिए, समझो उसमें से आपके पास ओन फंड, आपका खुद का फंड कितना है 7 करोड़, तो बाकी 3 करोड़ किधर से लेना पड़ेगा, बाहर से, आउटसाइड से। तो आउटसाइड से अगर आप लोगे तो वो क्या हो गया लोन, बराबर है कि नहीं। तो सोर्सेज ऑफ फंड्स में याद रखना बेटा, सोर्सेज ऑफ फंड्स में ओन फंड प्लस लोन फंड। अगर आपको 10 करोड़ की रिक्वायरमेंट है तो 10 करोड़ में से समझो हमारे पास खुद अवेलेबल कितना है 7 करोड़, तो वो 7 करोड़ आपका ओन फंड हो गया, बाकी 3 करोड़ आप आउटसाइड से एडजस्ट करोगे तो दैट इज व्हाट लोन फंड। तो हो गया ना 7 + 3 10 करोड़, दैट्स इट, दैट इज व्हाट सोर्सेज ऑफ फंड्स। कंपनीज में भी वही चीज है, शेयर होल्डर शेयर्स खरीद रहे हैं, उन्होंने पूरा सब्सक्राइब किया समझो 7 करोड़ का, तो शेयर होल्डर तो ओनर ही होता है कंपनी के, कंपनी के ओनर है, तो 7 करोड़ का ओन फंड हो गया, बाकी बैंक से लोन ले लिया या अदर्स जो भी है डिबेंचर्स व्हाटएवर, तो वो सब क्या हो गए अदर्स, क्या हो गए लोन फंड्स। ठीक है, शेयर होल्डर बन गया, शेयर्स खरीदा है तो वो सब्सक्राइब किया, शेयर्स खरीदा है मतलब ओन फंड, क्योंकि शेयर्स खरीदा मतलब शेयर होल्डर, और शेयर होल्डर कंपनी के ओनर है, तो वो सब ओन फंड्स में आ गया, वो मालिक है, मालिकों ने पैसा दिया, हम अगर मालिक है तो हमारा ओन फंड हो गया। ठीक है, और अगर बाहर से हमने कुछ पैसा अरेंज किया तो दैट इज व्हाट लोन फंड, सिंपल फंडा। तो सोर्सेज ऑफ फंड्स में आपके पास दो ही सहारा है बेटा, या तो आप अपना पैसा लगाओ ओन फंड, या तो आप बाहर से लोन लो, दैट्स इट, लोन फंड्स। ठीक है, अब वो बैंक से लोन लो या डिबेंचर इशू करो, बॉन्ड्स इशू करो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो सोर्सेज ऑफ फंड में याद रखना ओन फंड्स प्लस लोन फंड्स, क्या बेटा बराबर है, मालूम पड़ा, ओन फंड्स प्लस लोन फंड्स। ठीक है, तो हमेशा याद रखने का ओन फंड प्लस लोन फंड, और ओन फंड अपना क्या होता है, ओन फंड इज व्हाट आर कैपिटल। भाई ओन फंड हमारा क्या है, कैपिटल है ना, जो ओनर का पैसा है वो उसका कैपिटल हो गया, जिसको कंपनी की लैंग्वेज में आप क्या बोलते हो शेयर कैपिटल, है कि नहीं, राइट। तो अगर शेयर होल्डर शेयर खरीदता है तो कंपनी का ओनर, नॉर्मल सी बात है शेयर होल्डर है तो ओनर ही है, शेयर होल्डर का जो शेयर्स है, कोई भी पब्लिक अगर सब्सक्राइब कर रही है कंपनी में शेयर्स खरीद रही है तो शेयर होल्डर बन गई, बराबर है, और उससे क्या फॉर्म होता है शेयर कैपिटल, बराबर है। अगर अकेला बिजनेस है वन मैन मतलब सोल ट्रेडिंग का बिजनेस है, तो उसमें जो भी हम पैसा लगाते हैं अपना ओन फंड वो हमारा कैपिटल ही है, जो बाहर से हमने सब्सक्राइब किया वो आपका लोन फंड्स हो गया, क्या हो गया लोन फंड्स, बराबर है कि नहीं। ओनर का जो भी पैसा है दैट इज याद रखना वो आपका क्या हो गया ओन फंड्स, क्या बेटा ओन फंड्स, बराबर है, वो शेयर कैपिटल हो गया कंपनी में, जिसको आप बोलते हो शेयर कैपिटल। और कुछ पैसा कम पड़ा तो हम क्या करते हैं लोन लेते हैं, बराबर है। अब ये जो ओन फंड्स प्लस लोन फंड दोनों मिला के क्या बन जाता है सोर्सेस ऑफ फंड्स, क्या बनता है बेटा सोर्सेस ऑफ फंड्स। अब चलो भाई सोर्सेस आ गया, अपने पास फंड जो है सोर्सेस आ गया, अवेलेबल हो गया, पैसा अवेलेबल हो गया, अब उसको आपको एप्लीकेशन करना है, यूज करना है। अब यूज करने के लिए आप क्या करोगे,
फिक्स एसेट में पैसा इन्वेस्ट किया, प्लांट खरीदा, प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया, बराबर है, मालूम पड़ा है, फर्नीचर खरीदा, इक्विपमेंट्स खरीदा, ऑल दैट आपने इन्वेस्टमेंट्स किया, बराबर है, कहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में पैसा लगा दिया। वर्किंग कैपिटल तो आपको चाहिए, बिजनेस कंडक्ट करना है तो डेली ऑपरेशन के लिए वर्किंग कैपिटल में आपने पैसा इन्वेस्ट किया है। सो दीज ऑल आर व्हाट बेटा, नॉर्मल फॉर्मेट। सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, सोर्सेज देखना है, क्या करना है बैलेंस शीट में, सबसे पहला स्टार्ट ही होगा सोर्सेज ऑफ फंड्स में। सोर्सेज में अपना खुद का बिजनेस करने के लिए पहले खुद का फंड तो लगाना पड़ेगा, ओन फंड्स, दैट इज ओन फंड, कम पड़ा तो लोन फंड, दैट इज व्हाट सोर्सेज ऑफ फंड। फिर उसको अप्लाई करना है, क्या करना है, अप्लाई मतलब एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। उसके लिए आप फिक्स एसेट्स परचेज करोगे, इन्वेस्टमेंट्स करोगे, डेली बिजनेस ऑपरेशन के लिए आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो पैसा यूज करना पड़ेगा ना बच्चा, क्या करना पड़ेगा, वो सब यूज करना पड़ेगा। सो याद रखना, इसी के बेसिस पे ये जो आप कर रहे हो अभी, सोर्सेज ऑफ फंड्स और एप्लीकेशन ऑफ फंड, उसी के बेसिस पे आपका पूरा वर्टिकल बैलेंस शीट डिपेंड करता है बेटा, पूरा वर्टिकल बैलेंस शीट इज डिपेंड ऑन दिस। तो अब जो वर्टिकल बैलेंस शीट आप देखने जा रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये फॉर्मेट सबको याद रहना चाहिए वर्टिकल बैलेंस शीट का, ठीक है। तो देखा कितना नॉर्मल, एकदम इंपॉर्टेंट, ये पहले भी बता चुका हूं, एक बार रिवीजन था ये, तो देख लिया आपने क्या क्या। पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग देखा, एनी फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग विच एनेबल्स अ बिजनेस टू बी कंडक्टेड मोर एफिशिएंटली कैन बी रिगार्डेड एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फिर उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें वर्टिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वर्टिकल बैलेंस शीट होगा और वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होगा, वर्टिकल बैलेंस शीट और वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट, इसको आप वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी बोल सकते हो और वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट भी बोल सकते हो, राइट। अब उसमें भी वर्टिकल बैलेंस शीट में भी टू सेक्शंस, पहले सोर्सेज ऑफ फंड्स, फिर एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। सोर्सेज ऑफ फंड्स में आपके पास नॉर्मल सी बात है, सोर्सेज के लिए या तो खुद का पैसा दैट इज ओन फंड्स, या तो सेकंड वन इज व्हाट, लोन फंड्स। तो ओन फंड्स और लोन फंड दोनों मिलकर के बन गया सोर्सेज ऑफ फंड्स। फिर एप्लीकेशन करो, जो पैसा आ गया उसको अप्लाई करो। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में आपने फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट किया, फिक्स एसेट खरीदा बिजनेस के लिए, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर, बिल्डिंग्स, व्हाटएवर, ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट्स किया, वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा लगाया, राइट। तो ये सब सोर्सेज से ही यूज होगा ना बेटा, क्लियर। अब इसी से रिलेटेड आपका बैलेंस शीट है, आ जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट वर्टिकल बैलेंस शीट फॉर्मेट, और ये फॉर्मेट सबको अच्छे से याद होना चाहिए। चलो अभी देखो, जो थियरी बताया मैंने उसी से रिलेटेड देखो, सबसे फर्स्ट है बेटा व्हाट, सोर्सेज ऑफ फंड्स, दिख रहा है। अब सोर्सेज ऑफ फंड में सबसे पहला कौन सा, अपना फंड, अपना ओनर का, ओन फंड्स, ओनर का फंड। अब ओनर का फंड मतलब क्या, कैपिटल, जिसको कंपनी में क्या बोलते हो आप, शेयर कैपिटल, है कि नहीं, शेयर्स, जो शेयर है बेटा, आप अभी कंपनी का शेयर्स खरीदोगे तो आप शेयर होल्डर बन गए, बराबर है। तो वो शेयर कैपिटल सबसे पहला, ओन फंड्स क्या है, शेयर कैपिटल। फिर आपका है रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब शेयर में भी पता है ना आपको, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, नॉर्मल शेयर्स में क्या, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, ठीक है। तो ओनर्स फंड में फर्स्ट हो गया शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल में आपके पास क्या है, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, क्या बेटा, इक्विटी शेयर प्लस व्हाट, प्रेफरेंस शेयर। तो शेयर कैपिटल हो गया बेटा, शेयर कैपिटल में इक्विटी प्लस प्रेफरेंस। नाउ रिजर्व एंड सरप्लस, क्या बेटा, रिजर्व एंड सरप्लस। अब जो कंपनी का रिजर्व्स एंड सरप्लस है, बराबर है, रिजर्व एंड सरप्लस तो पता है ना, जितने भी रिजर्व्स है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, जनरल रिजर्व है, ये सब रिजर्व एंड सरप्लस क्या है बेटा, ये भी आपका फंड ही है ना, आपने प्रॉफिट से ये सारे रिजर्व क्रिएट किए हैं, तो ये भी शेयर होल्डर का ही हक है ना। रिजर्व एंड सरप्लस हमेशा याद रखो किसका राइट्स है, कौन क्लेम करता है इसके ऊपर, इक्विटी शेयर होल्डर। ये रिजर्व एंड सरप्लस किसका राइट्स होता है, सब लोग याद रखना, किसका राइट्स होता है बेटा, इक्विटी शेयर होल्डर्स का राइट्स होता है, रिजर्व एंड सरप्लस हमेशा याद रखना, क्योंकि उन्हीं के प्रॉफिट में से सेक्रीफाइस करके ये सब रिजर्व्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो याद रखो, सेकंड शेयर कैपिटल के बाद क्या होता है, रिजर्व एंड सरप्लस। फिर रिजर्व एंड सरप्लस में से क्या करना है आपको, जो भी लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स है वो माइनस कर दो। अब लॉसेस मतलब क्या, जैसे समझ लो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, देखो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस हुआ तो वो क्या होता है आपका सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस हुआ तो क्या होता है बेटा, वो आपका सरप्लस है। बट अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हुआ तो
वो तो आपका लॉसेस हो गया ना, एक्यूमुलेटेड लॉसेस हो गया बेटा। तो उसको क्या करोगे आप, रिजर्व एंड सरप्लस में से डिडक्ट कर दोगे, माइनस कर दोगे। फिर अगर कोई भी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है, क्या बेटा, कोई मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जो रिटर्न ऑफ नहीं हुआ है, नॉट रिटर्न ऑफ, हमेशा याद रखना, जो ऐसे खर्चे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ है, जो एक्सपेंडिचर अभी राइट ऑफ नहीं हुआ है, वो भी आप क्या करोगे, यहां माइनस करोगे। उसको फिक्टिशियस असेट्स बोलते हो आप, फिक्टिशियस असेट्स, वो आपको इधर डिडक्ट करना है बच्चा, समझा कि नहीं। और याद रखो ये पूरा शीट, सबसे ज्यादा फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी फॉर्मेट के बेसिस पे आपका पूरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। जिसने ये फॉर्मेट याद कर लिया उसका टेंशन दूर, ठीक है, मालूम पड़ा, उसके लिए मैनेजमेंट फिर वेरी सिंपल। तो याद रखना, अब मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ में क्या क्या आ सकता है, कोई भी एक्सपेंडिचर से, हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ, तो वो क्या हो गया, फिक्टिशियस एसेट्स हो गया ना, तो माइनस कर देना है। या कोई भी एक्सपेंडिचर अगर ऐसे है जो अभी रिटर्न ऑफ नहीं हुए, बराबर है, जैसे कमीशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स या इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, नॉट रिटर्न ऑफ, नहीं रिटर्न ऑफ है, तो उसको क्या करना है आपको, फिक्टी, वो नॉट रिटर्न ऑफ आइटम है मतलब फिक्टिशियस असेट्स, तो फिक्टिशियस असेट्स आपको क्या करना है बेटा, यहां से माइनस करना है, कहां से, रिजर्व एंड सरप्लस में से। तो याद रखना, रिजर्व एंड सरप्लस में से क्या करना है, लॉसेस एंड फिक्टिशियस असेट्स माइनस करोगे, तो नेट रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, क्या मिलेगा आपको, नेट रिजर्व एंड सरप्लस। गॉट इट, क्लियर। अब ध्यान देना बेटा, अब ये जो शेयर कैपिटल था प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, अब रिजर्व एंड सरप्लस का फाइनल अमाउंट किधर से आएगा, ये वाला नेट रिजर्व एंड सरप्लस, मतलब ये जो शेयर कैपिटल का अमाउंट और ये नेट रिजर्व एंड सरप्लस जो आया, बराबर है, अमाउंट जो भी आया आपका, अब उसको क्या करो आप, एडजस्ट कर लो, बराबर है। समझो शेयर कैपिटल आपका कितना है, 1 करोड़, और रिजर्व एंड सरप्लस कितना आया, समझो 10 लाख, नेट रिजर्व एंड सरप्लस कितना आया, 10 लाख, तो ओन फंड कितना हो गया बेटा आपका, 1 करोड़ 10 लाख, क्या, ओन फंड कितना हो गया आपका, 1 करोड़ 10 लाख, बस, सिंपल, बराबर है। तो ये अमाउंट शेयर कैपिटल का, और फिर ये एडजस्ट करने के बाद जो नेट रिजर्व एंड सरप्लस आया वो अमाउंट, ये दोनों को प्लस कर लो, नॉर्मल सी बात है, प्लस कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ओन फंड्स, और ओन फंड्स को याद रखना क्या बोलते हैं बेटा, नेटवर्थ भी बोलते हैं, ठीक है, मालूम पड़ गया बेटा, क्लियर। तो हमेशा याद रखना, एक बार रिव्यू फिर से, सोर्सेज ऑफ फंड में पहला ओनर फंड, ओनर फंड जो ओन फंड है उसमें शेयर कैपिटल हो गया प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में आपको एडजस्टमेंट रहेगा, जैसे अगर कुछ लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स है तो वो माइनस कर दो, माइनस करने के बाद नेट रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, फिर जो आपका शेयर कैपिटल था ऊपर इक्विटी प्लस प्रेफरेंस करके, वो दोनों, वो और नेट रिजर्व एंड सरप्लस ऐड कर दो, तो आपको ओन फंड्स या नेटवर्थ मिल जाएगा, ओके। चलो, तो देखो आपका जो पीछे थियरी पड़ा था ओन फंड, ओन फंड के बाद क्या होता है, अब कौन सा फंड आएगा, लोन फंड, तो आ जाओ लोन फंड। अब भाई अगर हमारे पास पैसा कम पड़ा तो हम बाहर से लेगा, दैट इज व्हाट लोन लेगा, लोन फंड्स, जिसको आप बोलते हो बेटा ओड फंड, ओड, लोन फंड और ओड फंड्स, ठीक है। चलो, अब ओड फंड्स में सबसे पहला, लोन फंड्स में क्या रहेगा, या तो आपने लोन्स लिया है, सिक्योर्ड लोन या लॉन्ग टर्म लोन्स लाइक डिबेंचर, बॉन्ड्स, बैंक लोन, बैंक से लोन लिया है, या फिर कंपनी ने डिबेंचर इशू किया है, डिबेंचर इशू करोगे तो पब्लिक डिबेंचर खरीदेगी तो आपको पैसा देगी ना, तो वो एक तरह से प्राइवेट टाइप, प्राइवेट लोन हो गया, डिबेंचर, बॉन्ड्स, ये सब क्या है बेटा, आपके लॉन्ग टर्म लोन्स है, बराबर है। तो ये सब लोन ही हो गया, कंपनी डिबेंचर इशू करती है, कंपनी बॉन्ड इशू करेगी, तो पब्लिक क्या करेगी, खरीदेगी, पब्लिक खरीदेगी तो हमको पैसा देगी, पैसा, और हम उसको सर्टिफिकेट देगा, भाई तुमने इतना पैसा दिया है, आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, बराबर। तो ये सब क्या हो गया, लोन हो गया ना। या फिर हम बैंक से लोन लेंगे, बैंक से हम लोन उठा लेते हैं, बराबर है, यस बेटा, यस यस श्वेता, आएगा बेटा, ठीक है, मालूम पड़ा। तो ये सब आपका क्या हो गया बेटा, सिक्योर्ड लोन, ठीक है। बॉन्ड्स में गवर्नमेंट बॉन्ड्स, प्राइवेट बॉन्ड जो भी है, प्राइवेट कंपनी के, गवर्नमेंट बॉन्ड्स ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है। फिर ये तो हो गया, लोन फंड में सिक्योर्ड लोन हो गया। अब सिक्योर्ड लोन के बाद अपना सेकंड कौन सा है, अनसिक्योर्ड लोन, क्या बेटा, अनसिक्योर्ड। अब अनसिक्योर्ड लोन देखो, लोन में भी एक सिक्योर्ड लोन होगा, दूसरा क्या होगा, अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड में क्या होगा,
पब्लिक डिपॉजिट्स होगा और लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स होगा। लोन लिया ना, बराबर है। अब अनसिक्योर्ड लोन में देखो, याद रखना, पब्लिक डिपॉजिट्स, भाई सिक्योर्ड लोन मतलब इन सब के ऊपर कुछ सिक्योरिटी होता है, बराबर है। इन सब के ऊपर अभी डिबेंचर इशू किया तो पब्लिक कुछ सिक्योरिटी मांग सकती है। बैंक से अगर लोन ले रहे हो तो बैंक क्या कर सकता है, आपसे सिक्योरिटी ले सकता है कुछ ना कुछ, ठीक है। बट ये जो नीचे है अनसिक्योर्ड, इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं देगा कंपनी, नो सिक्योरिटी विल बी गिवन। जैसे पब्लिक डिपॉजिट्स हो गया, जो पब्लिक डिपॉजिट रखेगी कंपनी के पास, उसमें कोई सिक्योरिटी पब्लिक नहीं मांग सकता कंपनी से, समझा। तो अनसिक्योर्ड है, मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। तो सिक्योरिटी नहीं है तो थोड़ा रिस्की भी होता है कि हमारा पैसा डूबा तो सिक्योरिटी है ही नहीं, तो हम लेगा क्या, किसके ऊपर क्लेम करेगा, ठीक है। तो अनसिक्योर्ड में कोई सिक्योरिटी नहीं होती, दैट इज पब्लिक डिपॉजिट्स हो गया। और लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स, अगर कंपनी अपने डायरेक्टर से कुछ लोन ले रही है तो वो भी क्या है, अनसिक्योर्ड। अब मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं, मैं कंपनी को लोन दे रहा हूं, तो मैं कंपनी से सिक्योरिटी नहीं मांग सकता, भाई मैंने आपको लोन दिया ना, मेरे को ये फर्नीचर सिक्योरिटी पे दो, अगर आप लोन का पैसा रिटर्न नहीं दोगे तो मैं फर्नीचर लेके जाएगा, या ये मशीन सिक्योर कर दो मेरे नाम से, अगर आप नहीं दोगे तो मैं ये मशीन उठा के लेके जाएगा। तो ऐसा नहीं, बराबर। अनसिक्योर्ड है मतलब आप सिक्योरिटी नहीं ले सकते। हाँ, सिक्योर्ड में बैंक लोन है, बैंक अगर आपको पैसा दे रहा है तो बैंक आपसे सिक्योरिटी ले सकता है कि भाई मैंने आपको इतना अमाउंट दिया है, मुझे ये मशीन जो आपकी है 2 करोड़ की, ये सिक्योरिटी पे रख दो, ये सिक्योरिटी पे रख दो, ये आप फ्यूचर में बेच नहीं सकते, अगर आप डिफॉल्ट करोगे तो मैं आपकी ये मशीन उठा के लेके जाऊंगा, बस। दैट इज व्हाट सिक्योर्ड, ठीक है। तो ओन फंड हो गया बेटा, ओन फंड के बाद लोन फंड भी देख लिया, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन। अब ये दोनों प्लस कर दो तो आपको लोन फंड मिल गया। अब देखो, बताया ना मैंने, सोर्सेज ऑफ फंड्स में, सोर्सेज ऑफ फंड में ओन फंड प्लस लोन फंड्स, तो ओन फंड ये आ गया प्लस लोन फंड इधर आ गया। अब दोनों को प्लस कर लो तो मिल गया आपको क्या, टोटल फंड्स अवेलेबल। व्हाट यू गॉट इट, यू गॉट इट टोटल फंड्स अवेलेबल, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम, कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बोलते हैं बेटा उसको, कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल फंड्स अवेलेबल और कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। मालूम पड़ा, टोटल फंड्स अवेलेबल और व्हाट बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। याद रखना, ये आपका टोटल फंड्स अवेलेबल हो गया, ओन फंड्स प्लस लोन फंड, टोटल फंड अवेलेबल हो गया। या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, कैपिटल एम्प्लॉयड, इतना कैपिटल एम्प्लॉयड हुआ है, टोटल फंड्स अवेलेबल। चलो बच्चा, अब फंड्स तो अवेलेबल हो गया, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा आपको, एप्लीकेशन। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। तो चलो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स के लिए देखते हैं हम, आ जाओ। अब एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में, सी हियर, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में सबसे पहला, द वेरी फर्स्ट वन, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में क्या है आपका, फिक्स असेट्स। आपने फिक्स असेट्स में इन्वेस्ट किया, ठीक है, फिक्स असेट खरीदा। अब फिक्स असेट में भी पता है ना, टेंजिबल हो गया और इनटेंजिबल हो गया, ठीक है। टेंजिबल में क्या हो गया, बिल्डिंग, मशीनरी, ऑल दैट, ये सब टेंजिबल असेट्स है। बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, ये सब टेंजिबल है, ठीक है। अब टेंजिबल में भी क्या करते हो आप, ओरिजिनल कॉस्ट, उसमें से क्या करते हो, डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हो, ओरिजिनल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। तो ये आपका टेंजिबल, भाई डेप्रिसिएशन तो फिक्स एसेट पे होता है, फिक्स एसेट में भी टेंजिबल पे होता है, ठीक है। तो ओरिजिनल कॉस्ट जो होगा उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो आप यहाँ दिखा दोगे। जैसे ओरिजिनल कॉस्ट है 1 लाख, डेप्रिसिएशन हुआ है 20,000, तो कितना आ गया इधर, 80,000। तो ये फिक्स एसेट में टेंजिबल में आ गया। इनटेंजिबल में क्या आएगा बेटा, इनटेंजिबल में क्या हो गया, लाइक गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, नो हाउ, ये सब सुना है आपने, नहीं सुना है तो याद रखो। इनटेंजिबल विच कैन नॉट बी सीन एंड टच, जिसमें गुडविल सबसे अच्छा एग्जांपल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, नो हाउ, टेक्निक्स जो होती है आपकी, बराबर है। टेक्निक्स को कोई छू सकता है, देख सकता है क्या, नहीं ना। सो इनटेंजिबल एसेट्स, तो ये इनटेंजिबल एसेट्स भी आपका क्या हो गया, फिक्स एसेट का ही पार्ट है, जिसमें देख लिया ना आपने, फिक्स एसेट में क्या हो गया, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, बराबर है, मालूम पड़ा। तो याद रखना, अभी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ोगे ना आप, तो ये फिक्स एसेट का नाम उधर चेंज हो गया, क्या हो गया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, AS10, बराबर। तो फिलहाल ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं है, दिस इज व्हाट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको फिक्स एसेट ही रखना है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब करोगे
उधर वर्टिकल फॉर्मेट करोगे तो थोड़ा सा चेंज है, बरोबर है, बाकी सब सेम है बट थोड़ा चेंज रहता है। जैसे इधर सोर्सेज ऑफ फंड है, उधर क्या रहेगा, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, बरोबर, ऐसा सेक्शन जाएगा। और उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, बरोबर है, फिक्स एसेट के लिए क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, शेड्यूल 3 पार्ट 1, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। तो चलो, तो फिक्स एसेट में टेंजिबल एंड इनटेंजिबल हो गया बेटा आपका। फिर आ जाओ सेकेंडली, लॉन्ग टर्म और ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। क्या बेटा, लॉन्ग टर्म जो भी इन्वेस्टमेंट्स है वो आ गया आपका, लॉन्ग टर्म और ट्रेड इन्वेस्टमेंट, उसमें अगर पैसा इन्वेस्ट किया है तो वो दिखा दो आप, जैसे कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया है या जो भी ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स है, लॉन्ग टर्म और ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। फिर आपका क्या है बेटा, वर्किंग कैपिटल। क्या बेटा, वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल याद रखो सब लोग, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। क्या, करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस करना है, ठीक है। तो करंट असेट्स मतलब सबको पता है, बराबर है। करंट असेट्स में क्या क्या आता है आपका, डेटर्स, कैश, बैंक बैलेंस, बिल्स रिसीवेबल, ये सब करंट असेट्स है, बराबर है। करंट असेट्स जो 1 ईयर तक के पीरियड तक के लिए अपना, पता है ना, 1 ईयर तक करंट असेट जो 1 ईयर तक अपने को बेनिफिट देगा, बराबर है, वो अपना करंट असेट से 1 ईयर तक कन्वर्ट हो जाएगा कैश में, करंट असेट से, बराबर है। अब करंट असेट्स में जैसे डेटर्स, अब डेटर्स क्या होगा, डेटर्स को आप 3 मंथ्स 4 मंथ्स 5 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड देते हो ना, तो 3 मंथ्स 4 मंथ्स या 5 मंथ्स के बाद वो कन्वर्टेबल है ना कैश में। अब डेटर को थोड़ी आप 20 मंथ्स का क्रेडिट दोगे। तो करंट असेट्स का नॉर्मली पीरियड क्या होगा, नेक्स्ट 12 मंथ्स तक के लिए, 12 मंथ्स तक, 1 साल तक के लिए, ठीक है। तो करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, याद रखना वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या हो गया, करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो तो वर्किंग कैपिटल आएगा। अब करंट असेट में भी क्या है बेटा, क्विक और नॉन क्विक, याद रखना। क्विक मतलब जो फटाफट इमीडिएटली कन्वर्टेबल इनटू कैश है, जैसे एग्जांपल क्या, खुद कैश, कैश तो आपका भाई क्या है बेटा, ये कैश क्या है भाई, ये तो मोस्ट लिक्विड असेट है ना। क्विक मतलब क्या बोल सकते हो आप, लिक्विड, बराबर है। क्विक असेट है, मोस्ट लिक्विड असेट है। क्विक को याद रखना लिक्विड भी बोलते हैं हम। तो क्विक मतलब लिक्विड, मोस्ट लिक्विड मतलब फटाक से कन्वर्टेबल इनटू कैश है। डेटर्स भी कन्वर्टेबल हो जाता है, इजीली कन्वर्टेबल, इमीडिएटली कन्वर्टेबल इनटू कैश है। 1 मंथ का क्रेडिट दिया है, 2 मंथ्स का क्रेडिट दिया है, लाइक दैट, ठीक है। खाली याद रखो करंट असेट्स में सारे क्विक है एक्सेप्ट व्हाट, ये दोनों याद रखना। नॉन क्विक का एग्जांपल याद रखो, इसको छोड़ के बाकी जो भी रहेगा सब क्विक है। एक तो पहला हो गया इन्वेंट्री, इन्वेंट्री याद रखो स्टॉक ऑफ गुड्स, ये आपका नॉन क्विक है, इसमें टाइम लगता है, लग सकता है। और प्री पेमेंट जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो नेक्स्ट ईयर का आपने पे कर दिया, तो वो ये 2 आइटम क्या है बेटा, ये 2 आइटम नॉन क्विक है, बराबर है। करंट असेट का ही पार्ट है बट नॉन क्विक। क्विक मतलब जो फटाफट इमीडिएटली कन्वर्टेबल इनटू कैश है, उसको क्विक। और ये सब क्या है, ये इतना इमीडिएट कन्वर्टेबल इनटू कैश नहीं होता, बहुत जल्द कैश में कन्वर्ट नहीं होता, इसको थोड़ा टाइम लगता है। और वो भी टाइम मतलब अपना 12 मंथ्स तक, जो 12 मंथ्स का पीरियड है उसके अंदर ही रहेगा सब, या 12 मंथ्स, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। नॉन क्विक करंट असेट्स में क्या हो गया, इन्वेंट्री दैट इज स्टॉक ऑफ गुड्स और प्री पेमेंट, ये दोनों छोड़ के बाकी जितने करंट असेट्स है, कैश एंड बैंक बैलेंस, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, बराबर है, ये जितने भी करंट असेट्स आएंगे वो सब आपके क्विक, क्विक करंट असेट है, ठीक है। फिर करंट असेट्स में से आपने क्या किया, करंट लायबिलिटी माइनस किया, करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी में भी वही सेम, क्विक और नॉन क्विक। तो सिर्फ याद रखो एग्जांपल नॉन क्विक का याद रखो, वो एक्सेप्ट नॉन क्विक जितने भी करंट लायबिलिटी, जितने भी लायबिलिटीज है करंट लायबिलिटी, वो सब आपका क्विक होगा। तो देखो नॉन क्विक करंट लायबिलिटी में क्या हो गया, एग्जांपल जैसे अगर बैंक ओवरड्राफ्ट आया, बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट याद रखना नॉन क्विक करंट लायबिलिटी है, नॉन क्विक, बराबर है। बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, ये दोनों आपका नॉन क्विक करंट लायबिलिटी है। बाकी जो भी करंट लायबिलिटी होगा वो सारा क्विक, मतलब क्रेडिटर्स आपका क्विक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कुछ रहा वो सब क्विक है, बराबर है। मतलब क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया, ये सब आपके क्या है, क्विक, क्या बड़ा, क्विक लायबिलिटीज, ठीक है। जितने भी करंट लायबिलिटीज है याद रखो सब क्विक होगा एक्सेप्ट व्हाट, एक्सेप्ट
बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, ये दो याद रखो। और मोस्टली उसमें से आपको बैंक ओवरड्राफ्ट ज्यादा यूज होगा। तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमेशा याद रखना। बैंक ओवरड्राफ्ट कौन सा लाइबिलिटी है बेटा? बैंक ओवरड्राफ्ट क्विक है कि नॉन क्विक? नॉन क्विक करंट लाइबिलिटी, समझा? और नॉन क्विक करंट एसेट्स में क्या हो गया? नॉन क्विक करंट एसेट्स में, नॉन क्विक करंट एसेट में इन्वेंट्रीज और प्रीपेमेंट। प्रीपेमेंट मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है? तो चलो अब करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो। अब करंट एसेट मतलब क्या? क्विक एसेट प्लस नॉन क्विक एसेट। करंट लायबिलिटी मतलब क्या? क्विक लायबिलिटी प्लस नॉन क्विक लायबिलिटी, ठीक है? क्विक प्लस नॉन क्विक दोनों मिला के करंट एसेट, क्विक प्लस नॉन क्विक लायबिलिटी दोनों मिला के करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट समझो 10,000 है, करंट लायबिलिटी 8,000 है, एज्यूम करो तो कितना आ गया? 2,000। दैट्स इट। अब जो फिक्स एसेट का अमाउंट है, फर्स्ट अमाउंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सेकंड अमाउंट, और वर्किंग कैपिटल जो आया इधर, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करके वर्किंग कैपिटल, ये तीनों प्लस कर लो, दिस एंड दिस। अब ये तीनों को प्लस किया तो आपको मिल जाएगा टोटल फंड यूज्ड। पहले क्या था आपका? टोटल फंड्स अवेलेबल। अब यहां क्या मिल गया? टोटल फंड यूज्ड किया, और कॉमन थिंग व्हाट? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो दोनों में कॉमन सेंटेंस आपको क्या मिलेगा? उधर भी कैपिटल एम्प्लॉयड, इधर भी कैपिटल एम्प्लॉयड। और ये आपका टैली होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टैली होना चाहिए। तो बच्चा लोग याद रखना, अब ये जो टोटल फंड यूज्ड है, ये अमाउंट, जैसे समझो इधर अमाउंट आ गया आपका 10 करोड़, समझ लो, एज्यूम करो इधर कितना आ गया आपका? 10 सीआर। ये 10 सीआर और ये 10 सीआर, इधर टोटल फंड यूज्ड का और टोटल फंड्स अवेलेबल का दोनों टैली होना चाहिए। इधर 10 सीआर है टोटल फंड्स अवेलेबल में, कैपिटल एम्प्लॉयड में 10 सीआर है, तो नेक्स्ट इधर भी टोटल फंड यूज्ड में भी, ये कैपिटल एम्प्लॉयड में भी आपका 10 सीआर होना चाहिए। सो दिस इज व्हाट आर वर्टिकल बैलेंस शीट फॉर्मेट, जो कि सबको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, समझा? मालूम पड़ा? ये फॉर्मेट याद हो गया तो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज वेरी सिंपल। इसके बाद वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट का भी फॉर्मेट आएगा, बट पहले वर्टिकल बैलेंस शीट अच्छे से याद रखो। तो एप्लीकेशन ऑफ फंड में देख लिया ना आपने क्या क्या मेन था? फिक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म और ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में भी करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट में भी क्विक प्लस नॉन क्विक, करंट लायबिलिटी में भी क्विक प्लस नॉन क्विक। तो करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस किया तो वर्किंग कैपिटल मिल गया। फिर फिक्स एसेट का ये अमाउंट प्लस लॉन्ग टर्म और ट्रेड इन्वेस्टमेंट का अमाउंट, और फाइनली वर्किंग कैपिटल, तीनों प्लस करो तो आपको टोटल फंड यूज्ड या कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा, ठीक है? सो दिस इज व्हाट योर एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। और पीछे आपने सोर्सेज ऑफ फंड्स तो देखा ही था। सोर्सेज ऑफ फंड में क्या हो गया? ओन फंड्स मतलब ओनर फंड, जिसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस था, बराबर है? रिजर्व एंड सरप्लस में से लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स माइनस किया तो नेट रिजर्व एंड सरप्लस आया। फिर शेयर कैपिटल प्लस नेट रिजर्व एंड सरप्लस किया तो आपको ओन फंड्स या नेटवर्थ मिल गया। ओन फंड इज आल्सो नोन एज नेटवर्थ। फिर आपने लोन फंड्स प्लस कर दिया उसमें, तो ओन फंड प्लस लोन फंड करके आपको क्या मिल गया? टोटल फंड्स अवेलेबल और कैपिटल एम्प्लॉय। और बाद में क्या किया आपने देख ही लिया। फिर आपने एप्लीकेशन ऑफ फंड्स किया। क्या किया बेटा? एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। एप्लीकेशन ऑफ फंड में फिक्स एसेट, लॉन्ग टर्म और ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे आया? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। सो दिस इज द फॉर्मेट जो आपको अच्छे से रिवाइज करना है। इसी में सब कुछ है, तो हमेशा याद रखो, any form of accounting which enables a business to be conducted more efficiently can be regarded as management accounting। समझ गया? तो ये तो पहले भी बता चुको, ये तो लास्ट में एक क्लोजिंग करने के लिए बताया। समझ गया? तो अच्छे से इसको रिवाइज करना, ये फॉर्मेट सबको याद रहना चाहिए। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर फॉर्मेट।